स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दूसरा चरण शुरू हो चुका है लॉकडाउन का और उत्तर प्रदेश में आगे किस तरह की तैयारी, अब जबकि मामले बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। हमारे साथ खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जुड़ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। धन्यवाद जी। तो आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इससे एक दिन पहले कल 102 मामले अचानक से सामने आ गए, तो अब दूसरे चरण में किस तरह की आगे रणनीति बनाई जाएगी? दूसरे चरण के लिए और पहले चरण के लिए भी जी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री ने जैसी अपेक्षा की थी, भारत सरकार के जो दिशा निर्देश थे, जो गाइडलाइन थी, उसी के अनुसार अच्छा काम की पालन किए हैं जी। और जो लॉकडाउन 2 के रूप में जिसे कल ही भारत सरकार के माध्यम से जो दिशा निर्देश आ गए हैं, हमारे उसी हिसाब से क्षेत्रों में कदम उठाने का आदेश दे दिया है, निर्णय ले लिया है। 20 तारीख से जैसे निर्माण के कार्य भी प्रारंभ होंगे और भी जितनी गाइडलाइन में जो बातें बताई गई उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में जिलों को निर्देशित कर दिया गया है। संक्रमण का संकट समय तक ज्यादा अधिक न बढ़ने पाए, इस लेकर के भी बहुत सारे हॉट स्पॉट जिसको का भी किया गया है और हो रहा है, ध्यान दिया जा रहा है जी। उत्तर प्रदेश में इधर मैं इस बात से जरूर चिंतित हूं कि ये जो तत्व हैं, इनके कारण से जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर मैं चिंतित हूं कि जो चिकित्सक और जो पुलिस के जवान दिन रात उनकी सेवा में लगे हुए हैं जी, उन पर वह हमला कर रहे हैं, उनको घायल कर रहे हैं। यद्यपि इस प्रकार के दोषियों के खिलाफ तो बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे जी, लेकिन इस प्रकार की घटना की सार्वजनिक रूप से सबको मिलकर के निंदा करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न भाजपा देखता है, न गैर भाजपा देखता है। यह सबको मिलकर के ये राष्ट्र की सुरक्षा की लड़ाई है, राष्ट्र को बचाने की लड़ाई है, देशवासियों के लिए लड़ाई है। इसलिए सबसे मेरी अपील है कि इस प्रकार का कृत्य ना करें जो मानवता को शर्मसार करने वाला हो, जिनके लिए देश एक साथ खड़े होकर के सम्मान में तालियां बजा रहा हो, जिनके लिए देश एक साथ दिए जला रहा हो, उनका इस प्रकार का अनादर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जी, ये तस्वीरें भी चल रही हैं, शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं, मुरादाबाद की तस्वीरें। मैं देख पा रहा हूं। हाँ, कल सबसे ज्यादा 17 मामले जहां से सामने आए थे और किस तरह वो टूटा दरवाजा मिल गया पुलिस वालों की किस्मत से, वरना क्या हाल इनका होता। तो किस तरह के कड़े स्टेप आगे उठाए जाएंगे ताकि ऐसी तस्वीरें कम से कम सामने ना आए? देखिए, किसी भी स्थिति में सरकार यह चाहती है कि कहीं से भी इस प्रकार से संक्रमित व्यक्ति के बारे में कोई समाचार मिलता है जी, पहले तो उसे स्वयं आगे आना चाहिए। अगर वो आगे नहीं आ रहा है तो जो मोहल्ले के अंदर रहने वाले वो कोई भी हो, उनको उसके बारे में सूचना देनी चाहिए। तीसरा, जब डॉक्टर और पुलिस उनको लेने के लिए जाती है उसमें उनको सहयोग करना चाहिए। अगर इसमें यह लापरवाही करने का काम करेंगे तो निश्चित संक्रमण अनेक लोगों को अपने चपेट में लेने का काम करेगा। बिल्कुल। और जो कोई घटना करता है, अब कल उन्होंने इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना किया जिसमें हमारे डॉक्टर्स घायल हुए, हमारे पुलिस के जवान घायल हुए जी, लेकिन आज उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए होना पड़ा। कहते हैं ऐसे समय में हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। इस समय हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि जो संक्रमण का हम इलाज करें, जो गरीब है उनको भोजन की सुविधा उपलब्ध हो जाए, जो मजदूर है उनको काम उपलब्ध हो जाए, जो किसान है उनकी उपज की खरीद हो जाए। सरकार का पूरा फोकस सारी व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित करने का है। लेकिन ऐसे समय में इस प्रकार के अराजक किस्म के लोग, मानवता के दुश्मन लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनकी तो मैं घोर भर्त्सना करता हूं और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी देता हूं। बिल्कुल, ये जितनी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बचाने के लिए आ रहे हैं। सोचिए आप उन्हीं को यहाँ पर मारपीट कर लहूलुहान कर रहे हैं और ऐसे में जबकि एक एक डॉक्टर बहुत कीमती है। तो केशव प्रसाद जी, ये बताइए जरा, क्योंकि कुछ सोच एक बना दी गई है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर टीम वहां जाएगी तो मारपीट होगी, अगर छोड़ देते हैं तो फिर मामला और बिगड़ेगा। तो ऐसे में क्या कुछ और, क्योंकि शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने कुछ धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी, समझाने की अपील की थी, ये सारी कोशिशें, ये हालात ही ना आए तो इस तरह के भी स्टेप को उठाए जा सकते हैं। देखिए प्रीति जी, ये माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रदेश में सारे कदम उठाए जा रहे हैं जी। इसलिए सभी धर्म गुरुओं को बुला करके बैठक की गई, बातचीत की गई
कि वह उनको बताएं और समझाएं कि यह कोई एक धर्म से दूसरे धर्म की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल यह संक्रमण है और यह संक्रमण किसी को छोड़ेगा नहीं। जो भी इसके प्रति लापरवाही करेगा वो अपने लिए तो संकट बनेगा, अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए संकट बनेगा, पूरे देश और प्रदेश के लिए संकट बनेगा जी। इसलिए हम लोग एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के उन सभी धर्म गुरुओं से जी यह अपील करेंगे कि वह ऐसे लोगों को समझावें जो दिन भर टीवी नहीं देखते हैं, वो व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, अलग खराब ऐसे ऐसे ग्रुप चलाए जा रहे हैं जिन ग्रुपों के माध्यम से भड़काया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये संक्रमण तुम पर नहीं असर डालेगा। अगर जिनको यह लगता है तो दुनिया की तस्वीर देखें। क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है इटली में, क्या हो रहा है ईरान में, क्या हो रहा है स्पेन में, क्या हो रहा है ब्रिटेन में, क्या हो रहा है फ्रांस में। बिल्कुल लाशों की गिनती करना मुश्किल हो गया। लेकिन जो गलत तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी चीजें देखने की जगह वो टेलीविजन देखें, वो अखबार पढ़ें और जो सच है सरकार को इतने कड़े और बड़े फैसले लेने पड़े जी। लॉकडाउन का दूसरा चरण लागू करना पड़ा 3 मई तक के लिए, तो यह भयानक संकट है। हम इस भयानक संकट से एक ही रास्ता है बचने का कि हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए, शारीरिक दूरी बनाए, सामाजिक दूरी बनाए, बिल्कुल तभी संक्रमण को फैलने से रोक पाएंगे, तभी चैन को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा ऐसा राज्य है जिसकी आबादी कई देशों से बहुत ज्यादा, 23 करोड़ की आबादी को संभालना बहुत आसान नहीं होता। केशव प्रसाद जी, अब आपके विभाग की तरफ आता है। अभी थोड़ी देर पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए, शायद पहुंच गए होंगे आप लोगों तक भी, कि जो जहां मजदूर फंसे हैं उनको ही पूरी व्यवस्था की जाए, बाकायदा नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। तो आपने कुछ दिन पहले बताया था कि 40% मजदूर फंसे हुए हैं साइट में, पहले 15 से काम शुरू होना था, 20 से होगा, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन और लॉकडाउन 2 की जो घोषणा की गई और उसमें उन्होंने उसी समय संबोधन के क्रम में कहा था कि इसके संबंध में अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसलिए हमने 15 से जो निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाले थे उनको 15 की जगह हमने गाइडलाइन को पढ़ने के बाद इस पर स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे। कल हमने अधिकारियों को बुला करके इसमें निर्देश दिया है कि आप सब अपने अपने स्थान पे जहां भी हमारे निर्माण कार्य चल रहे थे उनको पुनः शुरू करने और जहां निर्माण शुरू होना है उनकी भी तैयारी करने का कल निर्देश दिया गया। और 20 अप्रैल से यह निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे विशेष तौर से जो मजदूर तबका श्रमिक है उसको भी काम मिलेगा और जो ऐसे ही श्रम करने वाले स्किल्ड लेबर है, जिसको कह सकते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं, उनको भी काम मिलेगा। तो ये जो भगदड़ की स्थिति है समाप्त होगी। लेकिन जो भी साइडें हमारी चलेंगी उन सभी साइडों में ये तय किया गया है कि हम अक्षरशः लॉकडाउन के निर्देश के क्रम में शारीरिक दूरी और सामाजिक दूरी बना करके रखेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर जो मजदूर फंसे हुए हैं तब तक कैसे उनकी व्यवस्था होगी? बहुत बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के मजदूर हमारे वहाँ हैं और हमारे भी कुछ मजदूर बाहरी राज्यों में हैं, तो तब तक के लिए उनकी क्या व्यवस्था यहाँ पर है? क्या जो 20 तारीख तक इंतजार करना आसान होगा उनके लिए? जो हमारे यहाँ हैं वो कहीं के भी हैं, वो हमारे हैं जी। और उनके रहने की, उनके भोजन की, उनके लिए जो सामाजिक दूरी बनाए रखने की, उनकी जांच करने की जो भी आवश्यक व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा करने के निर्देश दे दिए गए हैं और सारी व्यवस्था करेंगे। वह चाहे वो लेबर है और चाहे वह कोई कुशल श्रमिक है, वो सब हमारे उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ की आबादी उस परिवार का हिस्सा। जी बिल्कुल। इसके अलावा अभी भी खबर आई थी कि जो 20 तारीख से कुछ ऐसे सामानों की भी डिलीवरी हो सकेगी, जैसे होम अप्लायंसेज है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फोन है, और राज्य में भी कुछ और बदलाव किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस होंगी? क्योंकि दिल्ली में ही एक डिलीवरी बॉय जो कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो इसको लेकर कुछ और विशेष कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जो निर्देश दिए गए, जो गाइडलाइन है, उसमें बहुत कुछ अस्पष्टता है और उस अस्पष्टता का अगर हम सही तरीके से अनुपालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार से संक्रमण के विस्तार की संभावना ही नहीं रहेगी। हम जो भी कर रहे हैं दिशा निर्देश का पालन करते हुए और संक्रमण न फैलने पाए इसके ठोस उपाय करते हुए कर रहे हैं जी। या जो भी संक्रमण फैला है या जो संक्रमित लोग मिल रहे हैं, इसमें आपने अभी तक जो देखा होगा सर्वाधिक संख्या, मेरे पास जो उत्तर प्रदेश का फिगर है जी, आज 776 का है अभी तक का हमारे पास। अब इसमें से 428 यानी कल 15 अप्रैल तक केवल जमाती है। बिल्कुल। अब इस
प्रकार से जब स्थितियों को देखने को मिलता है तो निश्चित तौर से चिंता होती है बिल्कुल कि यह जमात के हिस्सा बने लोग इस बात को क्यों नहीं समझे और इनके जो आका हैं उन लोगों ने इन्हें क्यों नहीं समझाया कि इसके कारण से पूरा समाज संकट में पड़ जाएगा, पूरा समुदाय संकट में पड़ जाएगा, बच्चे और बुजुर्ग संकट में पड़ जाएंगे, घर की महिलाएं संकट में पड़ जाएंगी। बिल्कुल ये टेलीविजन देखने की जगह व्हाट्सएप में जो दुष्प्रचार करने में लगे उनका हिस्सा क्यों बन रहे हैं, और ऐसा करने वालों के खिलाफ मैंने पहले ही कहा कि कार्रवाई करेंगे और यह संक्रमितों की संख्या न बढ़ने पावे, उस विषय को ध्यान में रख करके सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का। बिल्कुल इनके आकाओं की बात की, मौलाना साहब खुद क्वारंटीन हो गए, जो इनको ज्ञान दे रहे थे कि भाई ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो खुद डॉक्टरों की शरण में है, अब जैसे भी अपने प्राइवेटली जो भी कुछ कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग नकारात्मकता में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक चीजें खोज लेते हैं। तो इस बीच क्योंकि मंत्रियों ने भी बैठक की है, चीन को लेकर जो मोह भंग हुआ है, तो अब चाहे अमेरिका की बात करें, कोरिया की बात करें, चाहे जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वो अब यहाँ निवेश करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग रोड मैप बना रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको कहूं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम लोगों ने प्रदेश में संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थिति के आधार पर ही नहीं, हम लोगों ने पहले भी एक तरह से कहिए कि जो निवेशक यहाँ आना चाहते हैं, शायद उनके लिए जितना अच्छा वातावरण, जितना अच्छा माहौल, जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है, पहले भी उपलब्ध करा रहे थे। लेकिन चाइना से जो भी शिफ्ट करके हिंदुस्तान में आए उसका स्वागत है, और जो हिंदुस्तान में आए उत्तर प्रदेश में उसका विशेष स्वागत है। हम उनके लिए कारपेट बिछा करके तैयार हैं कि आइए उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, उत्तर प्रदेश में अपने जो भी उद्योग धंधे हैं उनको प्रारंभ करिए, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे, कोई असुविधा आपको नहीं होने देंगे। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक आपदा है और इसका जो नकारात्मक प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, वो कुछ समय बाद दिखेंगे। तो राज्य के भी हम छोटे छोटे उद्योग धंधों की बात करें, बड़े उद्योग धंधों की बात करें, तो उसे किस तरह से संभाला जाएगा बाद में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग आधे, चाहे वो हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हों, चाहे हमारे अन्य क्षेत्रों में, लगभग आधे हमारे उद्योग, थोड़ा कम मात्रा में उत्पादन होगा लेकिन चल रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियां हैं, जो लेबर हमारे पास उपलब्ध है, उस लेबर के आधार पर, जो हमारे पास कुशल श्रमिक उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम अपने कार्य को प्रारंभ करेंगे। लेकिन सामाजिक दूरी का जो पालन करने का जो चिकित्सकों का सुझाव है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उसी के क्रम में हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश के अंदर वह सारे कदम उठा रहे हैं, जिससे उत्पादन भी आए, बढ़े, लोगों को रोजगार, रोजी रोटी भी मिलने लगे और विकास भी होता रहे, और जो एक तरलता की आवश्यकता, लोगों के हाथ में पैसे आते रहे। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत व्यवस्था की है, चारों तरफ उसका स्वागत हो रहा है। लेकिन फिर भी यह सारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी हमारा जो विशेष तौर से गरीब तबका होता है, जो कि मैं उस गरीबी से निकल करके आया हूँ, वो बहुत ही स्वाभिमानी किस्म का होता है। उसको लगता है कि हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए, बल्कि हम परिश्रम करके, पसीना बहा करके कमाएंगे और उससे हम अपना पेट भरेंगे, अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो हम उनको चाहते हैं कि वो काम पावें, और उनको काम देने के लिए जो व्यवस्था है वो हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने का काम कर रहे हैं और 20 अप्रैल से कार्य प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल। अब बात करते हैं उनकी, जो अगर अभी काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, किसानों की बात करते हैं। तो पहले भी जब सरकार आई थी उस वक्त भी क्रय केंद्र अलग अलग जगह खोले गए थे, लेकिन अनियमितताएं सामने आई थी, और अभी वक्त तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, थोड़ी सी भी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उसको लेकर क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी यहाँ पर? देखिए, किसान अन्नदाता है, जो अन्नदाता का अगर हम सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसके पसीने की कमाई उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो लगेगा कि हम जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे। 5000 क्रय केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज की खरीद का काम प्रारंभ हो गया है, और उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि हमारे किसान को जो एमएसपी है, जो सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य है, किसी भी क्रय केंद्र में, चाहे वो सरकारी क्रय केंद्र है, चाहे निजी क्षेत्र के कोई कुछ लोगों को छूट देने का निर्णय लिया गया है कि वो निजी क्षेत्र के लोग भी आकर के खरीद करेंगे। सबसे पहले जो रबी के फसल के समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, उसका बहुत बड़ा सा बैनर
वह क्रय केंद्र के बाहर लगाएंगे कि किस कीमत पर क्या सामान खरीदा जाएगा। बिल्कुल। उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। जी। कोई किसान के साथ धोखा न करने पाए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से पहरेदार की भूमिका में है। किसान का पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से, ये नहीं कि आपने 10 क्विंटल किसी किसान का गेहूं खरीदा तो 10 क्विंटल की कीमत आपने 100 रुपए क्विंटल कम करके दी तो बहुत कड़ी कार्रवाई भी उसमें की जाएगी। जो समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य से डीबीटी के माध्यम से किसान को पैसा दीजिए। हम किसी के लिए, हमारी सरकार कोई असुविधा नहीं होने देगी। हमारी प्राथमिकता अन्नदाता के लिए सब कुछ करने की है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसान की मैं परेशानी को समझता हूं। इस समय उसकी फसल तैयार है, उसकी कई प्रकार की जरूरतें होती हैं, उसके लिए इसी को बेच करके इससे जो पैसा मिलेगा उसी से वो अपना जो काम है उसे पूरा करता है। तो हम किसानों के साथ खड़े हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, और किसानों के सम्मान में और किसानों की जो उपज है उसके खरीद में कोई कमी नहीं आने देगी। बिल्कुल। तो किसानों के लिए भी जरूरी, क्योंकि अभी फसल पकी, हमारे लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमको कल इसी अनाज से अपना पेट भरना है। एक और सवाल, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां अच्छी बात है कि कोई कोरोना के मामले नहीं, पीलीभीत कहा गया कोरोना फ्री है, ऐसे भी कुछ और जिले हैं, आपके पास भी ऐसी जानकारी होगी। तो क्या कुछ यहाँ ऐसे जिलों में छूट दी जा सकती है, क्योंकि जो एरिया ज्यादा संवेदनशील थे वहाँ हॉटस्पॉट घटाए और बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, जो संक्रमण मुक्त जिले हैं उनको लेकर के जो अभी गाइडलाइन है, अभी तो लॉकडाउन का पालन करते हुए जिन जिन क्षेत्रों में छूट दिया जा सकता है वह छूट देने का काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से किसी भी जिले में छूट देने का कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा आएगा, उसके अनुसार से उत्तर प्रदेश सरकार कदम उठाने का कार्य करेगी। और हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई 2-4 जिला नहीं, हम तो चाहते हैं हिंदुस्तान का प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति ये संक्रमण के संकट से मुक्त हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितना देशवासियों ने संक्रमण के संकट से मुक्ति के लिए लॉकडाउन का पालन किया है, उसके कारण ही आज हम इतने सुरक्षित हैं। अन्यथा दुनिया के अन्य देशों की दशा देख करके तो मुझे व्यक्तिगत तौर से लगता है कि जिन देशों के पास संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध है चिकित्सा की दृष्टि से भी, वहां जब 2-2 हजार की संख्या एक दिन में लोग मर जा रहे हैं, तो मेरे देश में तो अभी वह सारी सुविधाएं जैसी उपलब्ध होनी चाहिए अभी उतनी हमारे पास नहीं है। अभी हमें उस स्थिति में अपने देश को लेकर के जाना है। लेकिन यह लॉकडाउन का जो अनुपालन किया देश की 99% जनता ने किया है, 1% लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की है और उनके कारण जो समस्या बढ़ी है उस पर भी हम निश्चित तौर से विजय प्राप्त करेंगे और कोरोना के संक्रमण से देश और प्रदेश को मुक्त कराएंगे। बिल्कुल केशव प्रसाद जी, क्योंकि अभी हम सबका एक ही ध्येय होना चाहिए कि राष्ट्र को कोरोना से मुक्त कैसे करें। होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, आपके राज्य में अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, तो वो सवाल उठा रहे हैं समय समय पर। मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति करने के लिए चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सुश्री मायावती जी हों, सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए अभी आपके पास बहुत मौका आएगा जी। इस समय राष्ट्र नीति करिए, इस समय राष्ट्र संकट में है और राष्ट्र को संकट से मुक्त कराने के लिए जो आपके उचित सुझाव हैं वह आप दीजिए। आप तो जैसे विपक्ष के नेता की तरह कोई बजट पेश हुआ और बजट के खिलाफ आपको क्या टिप्पणी करनी है पहले से लिख करके लेकर के गए हैं। तो ये करने की जगह इससे बाहर निकलिए। जो आपके अच्छे सुझाव हैं आप सरकार को दीजिए। यह लड़ाई सरकार की नहीं रह गई, संपूर्ण समाज की, सभी दलों की है। और अगर वो राजनीति करेंगे तो फिर हमको भी राजनीति करना आता है। वो ऐसी कमी निकालेंगे जो कमी नहीं है, तो हमें भी उनके ऊपर कैसे आरोप लगाना, उनका कार्यकाल फिर हमें याद करके उनके सामने रखना पड़ेगा। लेकिन हम यही चाहते हैं कि इस समय राजनीति ना करें। इस समय अगर उनके दल के अंदर जो भी दम है उस दम को देशवासियों की सेवा में लगाएं, गरीबों की सेवा में लगाएं, मजदूरों की सेवा में लगाएं, किसानों की सेवा में लगाएं और सरकार जो कर रही है उसमें सहयोग करे। कोई अच्छा सुझाव है, कोई भी देता है सरकार उसको सुनती है, लेकिन कोई अच्छा सुझाव है आप सुझाव दीजिए, हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप विरोध के रास्ते पर ही चलते रहेंगे तो श्री राहुल गांधी जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए, अखिलेश जी सुन लीजिए। मैं सबको कहना चाहता हूं फिर हमें भी आपको जिस भाषा में आप समझते हैं उस भाषा में जवाब देना आता है। जी
बिल्कुल। और क्योंकि शुरुआत में तो चाहे हम सोनिया गांधी की बात करें या मायावती की बात करें तो बड़े अच्छे अच्छे पत्र आए, हमें भी लगा चलिए हमारी देश के जो राजनेता राजनीति से ऊपर उठ गए इस समय में, लेकिन मायावती फिर पिछड़े और वंचितों की बात लेकर आ गई। इसी तरह से अखिलेश यादव भी कहने लगे कि सरकार इसमें भी राजनीति कर रही है या खुद राशन बांटने निकल रही, हम लोग करना चाह रहे हैं तो नहीं करने दे रही है। तो इस तरह की राजनीति अब राज्य के अंदर की हम बात करें तो इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के कोई काम करने वाले नहीं है, वो फोटो खिंचाने वाले हैं। अब स्वयं करना ना चाहें और आरोप लगा दे सरकार करने नहीं दे रही। अरे हजारों स्थानों पे तमाम स्वयंसेवी संगठन गरीबों की और मजदूरों की और जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। आपको कौन सेवा करने से रोक रहा है? आप करना नहीं चाहते हैं, सीधी बात यह है। आप केवल आरोप लगा करके डेली एक बयान दे करके चाहते हो कि मीडिया में बने रहें, इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, ये पिता पुत्र और चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, ये राष्ट्र के हित की सुरक्षा की लड़ाई है। आप बताइए, जवाब दीजिए कि आपने मुरादाबाद की घटना की आलोचना क्यों नहीं किया, फिरोजाबाद की आलोचना क्यों नहीं किया, इंदौर की घटना की आलोचना क्यों नहीं किया? आपको इस पर जवाब नहीं देना है, आपको उन बातों को उठाना जिनका कोई औचित्य नहीं है। किसानों के लिए जितना समय से, जितना सुव्यवस्थित ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया है, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन आप प्रशंसा नहीं करोगे ये हम जानते हैं, लेकिन प्रशंसा नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसी बातें मत बोलो जिससे समाज में कोई विभेद पैदा हो, समाज में तनाव पैदा हो। आप सहयोग करें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करें। लेकिन मायावती को ऐसा क्यों लगता है कि लॉकडाउन में दलितों की और पिछड़ों की अनदेखी हो रही है? वो कह रही हैं कि इस दौरान तो क्या ये भी देखा जा रहा है भाई मदद से पहले कौन दलित है कौन पिछड़ा है। मायावती को ऐसा क्यों लगता है? ये देखिए, मैं तो मायावती जी के लिए इतना ही कहूंगा कि खैर वो जो बोलती हैं, अब आजकल बोलना ही उनका काम है और उसके अलावा कुछ नहीं रहता। सच्चे मन से मैं तो आपको कहूंगा कि सच्चे मन से जिस प्रकार से चाहे हमारा भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर के और प्रदेश तक का संगठन है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, एक स्वयंसेवक के नाते ही बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का एक भी स्वयंसेवक ऐसा नहीं है जो लोगों की सेवा में ना लगा हो। वो दलित पिछड़े छोड़िए, दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कोई बिना भेद के जो भूखा है उसको भोजन। हमारे प्रधानमंत्री जी की बार बार यह अपील है कि अगर आप एक दिन किसी ने सम्मान उनको करने के लिए कुछ ट्वीट कर दिया तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर मेरा सम्मान करना चाहते हो तो आप एक ही मेरा सम्मान है, कोई गरीब मेरा भूखा ना रह जाए, उसकी चिंता करिए, उसकी सेवा करिए, यही मेरा सम्मान है। तो मायावती जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के नाते हमारे कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार दिन रात गरीबों की सेवा कर रही है और उस सेवा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। तो हम यही कामना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि सरकार के हाथ इस वक्त मजबूत करने चाहिए, क्योंकि सरकार इस वक्त लड़ाई कोरोना के खिलाफ लड़ रही है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बता रहे हैं कि राज्य में सरकार खाका तैयार कर चुकी है और खास तौर पर पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, उनके खिलाफ अगर कोई कदम उठता है तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा और बाकी सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है। खास बातचीत आप अभी देख रहे थे। फिलहाल यहां पर वक्त एक ब्रेक का है।